मेरे प्रिय दोस्तों, ये लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 81। अब आगे। रुद्र की कक्षा में इस वक्त शांति फैली हुई थी। रुद्र, आरव और कारण इस वक्त शांत बैठे हुए थे और खिड़की के बाहर के नजारे को देखकर किसी गहरी सोच में गुम है। तो वही करण चुपचाप एक जगह बैठकर कभी रुद्र को तो कभी आरव को देखकर परेशान नजर आ रहा था। वही रुद्रा की अलग ही परेशानी से घिरा हुआ था। आरव, तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारे मन में इसका क्या चल रहा है? आरव अभी भी चुप था। अगर तुम्हें पता नहीं होता कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त और राजकुमार आरव हो तो तुम मुझे ढूंढने के लिए क्या करते, या अगर मैं नहीं मिलता और मेरे बारे में तुम पता चलता तो तुम क्या करते? तुम ये क्या कहा रहे हो? करण, आरव, तुम क्या कर रहे हो? तुम समझ भी रहे हो यह कोई खेल नहीं है या कोई मजाक नहीं है जो तुम कुछ भी बोल रहे हो, इसमें जिंदगी और मौत जुड़ी हुई है। रुद्र, तुम्हारी और तुम्हारे साथ उन सभी की उम्मीदें भी जिन्होंने तुम पर लगाई हुई है, तुम्हें क्या लगता है एक तुम ही हो जिसके सर पर की सारी मुश्किलें लेने हैं और तुम इस सब से भागना चाह रही हो? तो मेरी बात याद रखना, तुम दुनिया के किसी भी कॉलेज में चले जाओ पर तुम्हारे अंदर का एक उत्तराधिकारी को मिलने वाली शक्तियां भी तुम्हें कभी भी अपनाएगा नहीं। मैं किसी चीज से भाग नहीं रहा हूं, बस मुझे वक्त चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। मैं यहाँ आपका जितना भी अपने बारे में जाना है इतना तो समझ गया कि मैं पहले कितना लाचार और कमजोर था। जिन्हें भी हमने जाना और पता किया है वह सब यही कहते हैं कि इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी एक आम लड़का है। मैं अब लोगों के बीच एक सर्वश्रेष्ठ जादूगर बनकर जाना चाहता हूँ, ना कि वह लाचार और कमजोर लड़का जिसे अपने परिवार की सुरक्षा की जरूरत होती है। रुद्र, अभी तुम्हारे सामने आने का वक्त आया नहीं है। तुम्हें सही वक्त का इंतजार करना होगा और इस वक्त का उपयोग करके तुम इतनी शक्ति को बढ़ा सकते हो। आरव, मैं इतना शक्तिशाली होना चाहता हूं कि मेरे दुश्मन भी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत ना कर सके। तुम तो जानते हो इस महल और इस दुनिया की काली सच्चाई। तुम खुद ही इतने बड़े जादूगर हो और इस दुनिया की सर्वोच्च जादूगरों में से एक। तो तुमने तो हर खतरे और हर तरह की मुश्किलों का सामना करना बचपन से ही सीखा है। आरव, वह मेरी जिम्मेदारी थी। मुझे अपने पिता की जिम्मेदारी खुद पर लेनी थी, इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। और उसे वक्त मेरे दादाजी को मेरी जरूरत थी, मेरे समूह को मेरी जरूरत थी, मेरे विद्या निकेतन को मेरी जरूरत थी, और वहां का उत्तराधिकारी होने के नाते मुझे जो करना पड़े उसके लिए मैं पूरी तरह से समर्पित था और हमेशा ही रहूंगा। मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले, तुमसे भी बढ़कर मेरी सबसे महत्वपूर्ण और सर्वप्रथम जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। उसके ऊपर मैं किसी को ना आने दे सकता हूँ, ना ही लाना चाहता हूँ। आरव, तुम मुझे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम चुप कर बैठ जाओ। मैं तो तुमसे इतना कह रहा हूं कि तुम सही वक्त का इंतजार करो और अपने दोस्त मानो और दोस्तों की पहचान रखो, ताकि वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारा हक और तुम्हारी जिम्मेदारी निभाते वक्त किसी भी तरह की कठिनाई की सामना करने के लिए किसी की जरूरत ना पड़े। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं और दादाजी परेशान हैं, क्योंकि एक शरीर से जादूगर को हमेशा अकेले ही अपने दुश्मनों के सामने का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से तुम्हारी मानसिकता है, तुम्हें अपनी पूरी याददाश्त अब तक याद नहीं है, इसलिए हमें बहुत ही चिंता हो रही है तुम्हें लेकर। और तुम ये जान भी चुके हो कि रिश्ते हो या कोई गरीबी रिश्ता, धोखा हर इंसान देता है और अपने स्वार्थ के लिए देता है, जिस तरह से राजकुमारी काव्या ने तुम्हारा साथ किया था। आरव, अच्छा तो तुम इसलिए परेशान हो? मैं तो यहाँ किसी को जानता तक नहीं हूँ, ना ही इन रिश्तों को महसूस कर पा रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई मेरे साथ क्या किया है। पर इतना जरूर है कि मेरे साथ बुरा करने वाले को मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने कुछ सोचा है, क्या तुम उसमें मेरा साथ दोगे? रुद्र और करण दोनों ही आरव को देखने लगी। इस वक्त आरव की बात थी बहुत ही ज्यादा लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि आरव कोई बहुत बड़ा फैसला कर चुका है। पारस साम्राज्य के राजमहल के मुख्य कक्ष में इस वक्त राजा कुंभदेव अपने सामने खड़ी अपनी सर्वश्रेष्ठ बेटियों को देखकर किसी गहरी सोच में गुम है। दोनों राजकुमारी भी पूरी परेशान नजर आ रही थी। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से अपने दिमाग को शांत करके इस वक्त अपने पिता के सामने उपस्थित थे। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि उनके पिता उनकी मान की भावनाएं, यहाँ तक कि उनके राज भी बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। इसलिए जब से बोल इस महल में आए हैं और उन्हें आरव के बारे में पता चला है, वह लोग अपने पिता या दूसरे जादूगर के सामने उन सभी भावनाओं और मन में चल रहे विचारों को दबाने की कोशिश करते थे और ज्यादा से ज्यादा बचने की भी। वही राजा कुंभदेव की मान की भावनाओं को नजरअंदाज कर अपनी सोच में गुम, उनके चेहरे पर सख्त भाव थी, पर वह अभी बहुत ही गहरी सोच में गुम है कि राजपुरोहित जी ने उनसे क्या कहा था आरव विषय में। इसके बारे में सोचते हुए राजा कुंभदेव थोड़ी चिंतित थी। वह चिंता की बात यह थी कि उनके महल से वह सुनहरी किताब चोरी हो गया है और इस बारे में सिर्फ राजा और उसके कुछ खास मंत्रिमंडल को ही पता है, और उन्होंने गुप्त रूप से उनकी सभी तरफ छानबीन शुरू कर दी है। वह सुनहरी किताब उनके महल और उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यह बात तो वह बहुत आसानी से बता सकते हैं कि वह सुनहरी किताब इस वक्त इस महल में ही उपस्थित है।
इसलिए वह गुप्त रूप से छानबीन कर रहे हैं। अगर यह बात बाहर आ गई तो चारों ओर अलग ही तरह का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, जिसे संभाल पाना नामुमकिन होगा। इस वक्त दूर दूर से और दूसरे देशों और राज्यों से कई प्रमुख जादूगर और जासूस के रूप में मेहमान भी मौजूद थे। अगर उन्हें जरा सी भी भनक पड़ गई तो यह इस महल के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो वही दोनों राजकुमारियां अपने आप को नियंत्रित करने और अपने मन की भावनाएं और बातों को किसी जादूगर के सामने ना आ पाए, इसलिए उन्होंने एक तरह का पत्थर से बना अपने पैरों में छोटा सा क्रिस्टल पहने हुए थे। हालांकि उनके पिता राजा कुंभदेव ने इस बात पर गौरव नहीं किया। इसी बात को लेकर वह दोनों राजकुमारी थोड़ी सहज होकर वहां पर उपस्थित थी। धीरे धीरे करके कुछ कक्षा में राजा कुंभदेव की पूरा परिवार यानी उसकी दोनों तीनों राजरानी और उनके बच्चे किसी के आने के बाद वैभव भी वहां पर अपनी जादू से आ गया और अपने बैठने के स्थान पर बैठ गया। उसके पैरों के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहा पाया, पर अभी भी वहां पर एक सदस्य काम ही थी जिसके आने का वह लोग इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे पायल की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर रानी चांदनी, रोशनी और नीलम तीनों का मुंह एकदम से बदल गया, पर वह अपनी भावनाओं को छुपाकर राजा कुंभदेव के सामने शांत रहे। तो वही उनके बेटे और बेटियां भी शांत स्वभाव के साथ वहां पर खड़े हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसी क्या बात हो गई जिस पर राजा कुंभदेव ने उन्हें इस तरह से बुलाया है। रानी देवी राज जी जब वहां पर आए तो राजा को दिल को छोड़कर बाकी सब ने उन्हें आधा पूर्ण पूर्वक प्रणाम किया। राजा के बाद उनका स्थान भी बहुत ही प्रमुख था, वह इस साम्राज्य की महारानी थी। हालांकि वह आम औरत थी और उसकी सुंदरता की चर्चा पूरी दुनिया में एक साल में हुआ करता था। चांदनी देवी जी ने सबको देखकर सर हिलाया और राजा कुंभदेव के दाएं और जाकर बैठ गई। तो वहीं दूसरी और वैभव और दोनों राजकुमारियां अगल बगल में उनके बैठने के बाद सभी अपने अपने जगह पर बैठ गई। राजा कामदेव ने एक खाली जगह को देखकर एक गहरी सांस ली। बाकी सब ने भी यह बात ये देख लिया कि राजा कुंभदेव उसे स्थान को देखकर कितने भावना उनके चेहरे पर आ रहे हैं। सभी को मालूम था राजा कामदेव अपने बेटे बेटियों पर भेदभाव नहीं करते, पर उन्हें अपने सबसे पहले और उत्तराधिकारी यानी राजकुमार आरव के प्रति जो लगाव और जो चिंता है वह अब तक किसी से छुपी नहीं थी। इस बात को महल के हर एक सदस्य जानते थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि एक आम राजकुमार होने के बाद भी सब उन्हें उसी की तरह आदर और सम्मान देते थे। पर उन्हें ये बात भी जरा भी पसंद नहीं थी कि बिना जादू या सर्वश्रेष्ठ जादूगर बने वह इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी और राजा बने। इसके कारण बहुत सारे मंत्री और उसे अधिकारी इस बात से खुश रहे थे, पर राजा कुंभदेव ने उन्हें ही उसके पद से बाहर निकाल दिया। इसके बाद तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि राजकुमार आरव के बारे में कुछ भी राजा कुंभदेव के सामने कहे, भले उनके पीठ पीछे हो राजकुमार आरव की कितनी भी बुराई कर ले। वैभव भी कभी भी राजा कुमारी अपने मां के सामने वैभव का कभी मजाक नहीं बनाता था और बाकी राजकुमार राजकुमारी अभी इसी तरह से दादा के सामने अपना व्यक्तित्व बनाकर रखी थी। सभी के आने के बाद राधा कुंभदेव ने एक गहरी सांस लेकर सबकी तरफ एक गहरी नजर डाल और सबकी मान की बातें जानने की कोशिश की। हालांकि उन्हें पता था कि सबके मन में बहुत सारी चीज चल रही होगी और सबके पास वह क्रिस्टल भी है जिससे बड़े से बड़े जादूगर सामने वाले की मान की बातें ना समझ सके। पर इस बार से राजा कुंभदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें जो जानना होता था वह किसी भी हाल में उससे बारे में पता लगा ही लेता था। राजा कुंभदेव ने सबकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, मैं यहाँ पर सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है। मुझे मालूम है इस वर्ष जश्न के कारण सब अपने अपने कामों में व्यस्त है और हमें हमारे मेहमान और बाकी महत्वपूर्ण अतिथि की व्यवस्था में आप सब बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये देखकर मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे अपनी जिम्मेदारियां वह कभी निभा रहे हैं, पर इसी बीच हमारा महत्वपूर्ण सुनहरा पुस्तक इसके बारे में सब सुन ही हो वह अपने स्थान से गायब हो चुका है। ये सुनकर सब चौंक गए और एक दूसरे को देखने ने की सबसे बड़ा झटका तो राजा कुंभदेव के बाद राजकुमार वैभव को लगा था, क्योंकि उसे सुनहरी पुस्तक की सबसे ज्यादा जरूरत थी इस वक्त, और वह उसे सुनहरी किताब की वजह से ही उसका पर अब इस हालत में है कि उसमें कोई जान ही नहीं बची है। ये खबर मिलते ही सब बहुत बुरी तरह से घबरा चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था उसे सुनहरी किताब के महत्व और इस महल के रहस्य के बारे में। हालांकि उन्हें कभी उसे सुनहरी किताब को देखा नहीं है, पर जिस तरह से उसकी सुरक्षा और जिम्मेदारी राजा को खुद के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करते थे, यही काफी थी उसे किताब की महत्व को बताने के लिए। ऋषि, पर पिताजी ही ऐसा कैसे हो सकता है? सुनहरी किताब तो हमारा पुश्तैनी की निशानी है और कितने सारे राज छुपे हुए हैं इस महल के उसे किताब के अंदर। हाँ मुझे मालूम है, पता नहीं किस जासूस या किसी दुश्मन ने हमारे जश्न का फायदा उठाकर उसे किताब को चुरा लिया। वैभव, पर पिताजी वह तो आपकी निगरानी में ही था ना, और इतना आसानी से कोई उसे किताब तक पहुंच भी नहीं सकता। इसी वजह से तो मैं परेशान हूँ, क्योंकि वह जादूगर की क्षमता काफी हद तक विशेष शक्तियों से जुड़ी हुई है और यह कह पाना मुमकिन होगा कि उसकी शक्तियां भी मेरी शक्तियों के अंश के हिसाब से जुड़ी हुई है।
वह भी कोई साम्राज्य का उत्तराधिकारी या किसी बुरी संगठन का सर्वश्रेष्ठ जादूगर हो सकता है जिसने अपने काली जादू का इस्तेमाल करके उसे सुनहरे किताब की ऊर्जा को पता लगा लिया। हमारे मेरे दो काबिल जादूगर ने उन्हें देखा है और उसके कहे अनुसार वह एक नौजवान व्यक्ति है। यह एक और झटका था बाकी सभी के लिए। क्या इतना नौजवान व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण शक्तियों का आशीष हो सकता है, या काला जादूगर की काली जादू इतना हो सकता है जो इतने शुद्ध और नायाब सुनहरी किताब की ऊर्जा को महसूस कर उसका पता लगा चुका हो लगा सकता है। तो हमें आप क्या करना चाहिए? महाराज, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण परेशानी है। हमें जल्द से जल्द किस बारे में पता लगाना चाहिए और सैनिकों को महल के चारों ओर। मैंने सभी चीजों का इंतजाम कर दिया है रानी जी, बस मैं आप सबको इस बारे में बताना चाह रहा था ताकि आप भी सतर्क रही क्योंकि वह जादूगर अभी भी इस महल में है। मैं उसकी कुछ हद तक ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। और जहां तक मुझे शक है वह इस वक्त महल में किसी की जासूसी करने आया है या किसी की जान लेने, क्योंकि इतना काबिल जादूगर को अगर किसी ने इस महल में भेजा है तो कोई बड़ी साजिश के कारण ही भेजा होगा। इसलिए मैं आप सबको स्वेटर और अपने साथ हमेशा सर्वश्रेष्ठ सिपाही रखने की हिदायत दूंगा। जब तक ये जश्न खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप हर वक्त सतर्क रहें। खास करके राजकुमार वैभव, तुम, मुझे मालूम है तुम अपनी सुरक्षा कर सकते हो, फिर भी मैं अब और किसी को खोना नहीं चाहता। ये कहते हैं मैं वह उनकी नजर एक बार फिर उसे खाली कुर्सी पर चली गई और इसी तरह उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही जिसे सुनकर सब शांति से सर हिलाने लगे। एपिसोड 82। महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी को देने के बाद राजा कुंभदेव अपने अपने सैनिकों के साथ वहां से चले गए। उनके जाने के बाद कुछ समय वहां पर शांति रही। रानी राजदेवी में ने वैभव और अपने दोनों राजकुमारी को अपने साथ आने को कहकर बिना किसी को देखे अपने जगह शान से उसे कक्ष से बाहर की ओर चली गई। उसके जाने के बाद तीन रानियां का चेहरा जो इस वक्त सामान्य नजर आ रहा था वह एकदम से बिगड़ गए। यही हाल उनके बेटियों का भी था। जया और माया दोनों ही अपनी मां और बड़ी मां के पास बैठकर दोनों राजकुमारियां और रानी राजदेवी की बुराई में लग गई। उन्हें देखकर दोनों राजकुमार ने हिलाया जैसे कि इनका तो ये रोज का है। राजकुमार ऋषि और कपिल दोनों ही वहां से गायब हो गए। ये देखकर उन तीनों रानी में से जो बड़ी रानी थी उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ गई। उसे पता था कि उसका बेटा और दूसरी रानी से ज्यादा चालाक है और उनसे कई गुना ज्यादा आगे, इसलिए उसे अपने बेटे का पर पूरा भरोसा था। दोनों राजकुमार कैसे भी करके सुनहरी किताब हासिल कर ही रहेगा। वही रानी राजदेवी जी अपने कक्ष में बैठी अपने बच्चों को देख रही थी, जहां रिद्धि सिद्धि तो शांत एक किनारे बैठी हुई थी। उनके मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए वह यहां से जल्द रुद्र के कक्ष में जाना चाहती थी। आखिर उसके उनके सवालों का जवाब चाहिए था। देवी राज, आखिर तुम दोनों को हुआ क्या है? जब से इस महल में आया हूं बहुत बदले बदले लग रहे हैं। अभी एकदम से खुश हो जाती हो तो कभी एकदम से परेशान। वैभव, मैंने महसूस किया है कि तुम दोनों मुझे कुछ छुपा रही हो, तो तुम्हें साफ साफ मुझे बता दो। हाँ, आखिर बात क्या है जो तुम दोनों अपनी माँ को नहीं बता रही हो? मुझे सच बताओ, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं अगर कुछ जानना चाहूंगी तो वह चीज मुझसे छुपा नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो। ये सुनकर दोनों राजकुमारी के साथ राजकुमार वैभव की हैरानी से अपने दोनों बहनों को देख रही थी, क्योंकि उन्हें उससे जरा भी अंदाज नहीं था कि ऐसा भी कुछ ये देना कर सकती है। हालांकि उनके जासूस दोनों राजकुमारी पर नजर रखते थे, पर उनको अब तक ये पता नहीं था कि ये दोनों राजकुमारियां को उनके ऊपर नजर रखने वाले सभी जासूस के बारे में पता है। आखिर वह इतनी बड़ी साम्राज्य की राजकुमारियां ही थी, वह भी प्रमुख, तो ये साधारण की बात है कि उनके पिता यह उनके घर के सदस्य उनके ऊपर नजर रखेंगे, चाहे सुरक्षा को लेकर। रिद्धि सिद्धि को इशारा किया, जिस पर सिद्धि ने गहरी सांस लेकर कुछ कहने ही वाली थी कि वह एकदम से रुक गई और रिद्धि सिद्धि एक साथ दोनों की नजरें आपस में जोड़ी और वह एकदम से शांत होकर वह शांत बैठी रही। ये देखकर रानी राजदेवी थी और वैभव को बहुत अजीब लगा और अब वह दोनों राजकुमारी को घूरने लगी। तभी सिद्धि अचानक से बेहोश होकर गिरने लगी, जिससे रानी ने सहारा देकर संभाल लिया और अपने राशियों को बुलाकर सिद्धि को उसके कक्षा में उसके बिस्तर पर लेटकर तुरंत ही बात को बुलाया। वैभव भी अभी भी उनके साथ था। सिद्धि अभी भी बेहोशी में देखकर रानी की सभी बातों को भूलकर चिंता में अपनी बेटी के पास बैठ गई। तब तक तो राजा कुंभदेव वहां पर आ गए और अपनी बेटी की इस हालत में देखकर उसे समझ नहीं आया। जिस पर वेद जी ने कहा, लंबा सफर और लगातार आराम न करने के कारण उनकी ऊर्जा में थोड़ी परिवर्तन आया है, जिसके कारण ये गहरी नींद में चली गई है। अब कल सुबह ही इन्हें होश आ जाएगा और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी। यह कहते हुए वेद जी ने जाने की इजाजत मांगी और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रिद्धि ने सर नीचे झुकाकर अपने माता पिता और भाई को यही बताया कि सिद्धि लगातार जने की तैयारी में इतनी व्यस्त थी कि खुद को आराम देने के लिए समय ही नहीं दे पाए और इन दिनों में बहुत परेशान थी। देवी राज जी, आखिर उनकी उसकी परेशानी क्या है? मेरी बेटी की परेशानी की वजह क्या है? क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बताओ मुझे। ये सुनकर राजा कुंभदेव ने रिद्धि की तरफ सवालिया नजर से देखने लगी, जिसे महसूस कर रिद्धि में सर नीचे झुका लिया।
राजा कुंभदेव ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे सच नहीं छुपाओगी, जो सच है वह बताओ। वैभव ने भी जोर दिया तो रिद्धि ने अपना सर झुकाए कहने लगी, पिताजी, हम जिस दिन से यहाँ पर आए हैं उसी दिन से हमारे मन में एक बात चल रही है, पर हमें डर है कि अगर हम आपको ये बात बताएंगे तो क्या आप हमारी बात को विश्वास करोगे, और हम इस जश्न की तैयारी में व्यस्त हो गए। राजा कुंभदेव ने उसके गोल गोल बातों को सुनकर थोड़ी परेशान हो गए और गंभीर और गुस्से भरी आवाज में कहने लग, राजकुमारी रिद्धि, तुम मुझे स्पष्ट बताओ कि आखिर परेशानी क्या है। इस तरह से सभी बातों को उलझाकर बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, साफ साफ कहे। कभी रिद्धि खांसी सिद्धि खांसने लगी। ये देखकर सबकी निगाहें अब सिद्धि की तरह चली गई। सिद्धि अपने जगह पर उठकर बैठ गई और खांसने लगी। ये देखकर उसकी मां रानी देवी ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाया तो सिद्धि ने धीरे धीरे करके पानी पिया और गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसके पिता उसके बगल में आकर बैठ गए और अपने हाथ में एक दिव्याय शक्ति जागृत करके सिद्धि के सर पर अपना हाथ रख, जिससे सिद्धि के शरीर पर धीरे धीरे शक्ति की ऊर्जा प्रवाहित होने लगी और अब सिद्धि का चेहरा बहुत तेजी से चमकने लगा। ये देखकर रानी देवीराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उन्हें बहुत खुशी होती थी। जब भी राजा कुंभदेव उनके बच्चों के लिए इस तरह से व्यवहार करते थे, नहीं तो हमेशा राजा और सबसे शक्तिशाली पद में होने के कारण उन्हें सबके साथ एक सामान्य व्यवहार करना पड़ता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी भावनाओं को हमेशा दबाकर रखते हैं, पर जब से आय हो गया हुआ है तब से उनके भावनाओं पर काफी बदलाव आ चुका है। वैभव भी अब वहां से चला गया और सीधा अपने कक्ष में आकर अपने बड़े से बिस्तर पर दोनों पैर को अपने दास की मदद से आराम से बैठ गया। सभी को वहां से जाने को कह दिया। उनके जाने के बाद हवा से एक धुंध जैसी दो परछाई वैभव के सामने आ गई और कुछ देर हवा में ऐसे ही घूमने के बाद वह धुंध दो व्यक्तियों में बदल गया, जिन्होंने अपना सर नीचे झुकाए एक कला पोशाक के साथ लंबा योग पहना हुआ था। रहने उन्हें देखा, फिर पास ही रखे शराब के प्याले में से एक प्याला उठाकर उसे घूमने लगा। उन दोनों में व्यक्ति में से एक ने सर झुकाकर कहने लगा, सुनहरी किताब इस महल में है। यह मुझे पता है, कुछ नया सूचना दी जो मुझे नहीं पता, और मैंने कहा था ना कि राजकुमारी काव्य पर नजर रखना, तो उसका क्या हुआ? जी, राजकुमारी काव्य पर हमारे जासूस नजर बनाए हुए हैं, पर में से दो जासूसों का कोई भी खबर नहीं है और एक जासूस उन पर खास तरह से नजर रखा हुआ है। क्या वह दूसरे विधि इस्तेमाल कर रहा है? जी, इसलिए वह अब तक बचा हुआ है, नहीं तो राजकुमारी काव्य। ये कहते हुए वह जासूस रुक गया तो वही वैभव ने अपना सर उठा ऊपर करके किसी गहरी सोच में गहरी गहराई से सोचते हुए कहने लगा, तुम मेरे सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गई हो। अब तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो। चाहे ये सोचते हुए वैभव ने कहा, अपने सभी जादूगरों और लोगों को तैयार रहने को कहो, कभी भी मुझे उनकी जरूरत पड़ सकती है, और कमजोरों को तो चुनने से पहले अपने गार्डन के बारे में एक बार विचार कर लेना, क्योंकि मुझे कमजोर लोग पसंद तो हैं पर दुश्मनों की। यह कहते हुए वैभव ने दूसरे जासूस की तरफ देखने लगा, जिस पर दूसरा जासूस ने कहा, मैंने पूरी महल में अपने जासूस फैलाए हैं और हमें बहुत सारी जासूसों के बारे में पता चला है। और एक और खास बात है, पिछले कुछ समय पहले हमारे महल और साम्राज्य के कुछ दूरी पर एक गांव में बहुत बड़ी घटना घटित हुआ था, जिसके बारे में सिर्फ महाराज या उसके कुछ खास मंत्रियों को पता है। अभी तक हमने उसके बारे में पता करने की कोशिश की है, पर अपना कुछ पता नहीं चल पाया, और हमारे दो लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, और सैनिक अध्यापति ने भी कुछ सूचना जारी रख दिया है, जिसके जिसके कारण हम उनके नजरों में आ गए हैं। आप तो जानते हैं, इस वक्त महल में मुख्य अध्यक्ष रुद्र और कमांडर के कई सारे सिपाही महल में मौजूद है, जिससे हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि ठीक है, तुम्हें जो लगता है वह करो, पर उनके सामने किसी भी तरह का काले जादू का इस्तेमाल करने से तुम बच्चो, नहीं तो तुम्हें तुम्हारा अंजाम पता है। सिद्धि के कक्ष में राजा कुंभदेव और रानी राज देवी जी अभी भी रिद्धि सिद्धि के दोनों किनारे बैठे हुए थे, और रिद्धि ने माता पिता को देख रही थी कि तभी सिद्धि ने रिद्धि को देखा और सर हिलाया, अपने दोनों माता पिता को देखने लगा। ये बात राजा कामदेव और रानी देवी राज भी देख चुके थे, पर फिर भी वह शांत थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटियां काफी काबिल और समझदार है। सिद्धि धीरे से अपना सर उठाकर अपने पिता को देखा और कहा, पिताजी। यह कहते हुए उसने अपनी मां की तरफ देखा, तो वहीं सिद्धि ने भी कहा, पिताजी, मुझे पता है तुम दोनों के मन में कुछ बातें हैं जो तुम मुझसे कहना चाहती हो, तो स्वतंत्र होकर अपने पिता के सामने रखो। इस वक्त तुम्हारे सामने राजा नहीं, तुम्हारे पिता है, तो तुम अपनी पिता से अपने दिल की बात कर सकते हो। ये कहते हैं अभी राजा कुंभदेव ने सिद्धि के सर पर हाथ फेरा। सिद्धि ने कहा, पिताजी, हम आपको ये बात पहले ही बताना चाहते थे, पर हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आपसे यह बात कैसे कहें। रिद्धि ने कहा, पिताजी। तभी वहां पर एक दास आकर अपना सर झुकाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर राजा ने अपनी बेटी को देखा और उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने को कहा। जिस पर सिद्धि ने कहा, पिताजी, मुझे लगता है उन्हें हमें यहाँ बुला लेना चाहिए, क्योंकि जो मैं बताना वाली हूँ यह उन्हीं के बारे में है।
ये सुनकर राजा कामदेव और रानी दोनों ही चौंक गए। राजा ने सर हिलाकर उन्हें अंदर भेजने को कहा। कुछ देर में कुछ कक्ष के अंदर दो लोग आ गए। उन्हें देखकर राजा कुमदेव की नजर उन दोनों पर चली गई। रुद्र भी सिद्धि के पास आकर खड़ा हो गया और पहले और उन्होंने उसने राजा कुंभदेव और रानी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। उसके पीछे खड़े आरव ने भी वैसे ही किया। अब भी वह चुपचाप वहीं खड़ा था। इस वक्त उसके चेहरे पर मास्क लगा था और उसने वही पोशाक पहने था जो युद्ध ने उसे दिया था, रुद्र ने दिया था। राजस्थानी सिद्धि को देखा, फिर राजा कामदेव की तरह देखकर कहा, महाराज, अब मैं आपसे जो कहने वाला हूं उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूं कि क्योंकि मैंने ही राजकुमारी को ये सच छुपाने के लिए कहा था, पर अब मुझे लगता है कि आपको सच्चाई बता देनी चाहिए। कैसे सच्चा है? ये सुनकर रुद्र और एक साथ आरव की तरफ देखने लगी। ये देखकर राजा कुंभदेव और रानी भी उसे और देखने लगी और उसे देखकर पता नहीं क्यों पर राजा कुंभदेव और रानी जी को बहुत ही अपना सा महसूस होने लगा। आरव ने सबको अपनी तरफ देखते हुए प्रकार एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे का नकाब हटा दिया। कुछ पल के लिए वहां पर शांति छा गई। राजा कुंभदेव के भाव को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होने लगा। तो वही रानी राज देवी जी कुछ पल के लिए आरव को देखकर बस देखते ही लगे, फिर अचानक से इसके आंखों पर आंसू बहने लगे और वह अपनी जगह से उठकर आरव के पास चली गई और उसके गले लग गई और रोने लगी। आरव ये देखकर पहले हैरान हो गया और चुपचाप एकदम शांत होकर वहीं खड़ा रहा। राजा कुंभदेव भी आरव के पास आ गए और उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। फिर राजा कुंभदेव ने अपनी निगाहें दोनों राजकुमारी के बाद रुद्र की तरफ कर दी। उनके आंखों का सवाल रुद्र बहुत आसानी से पढ़ पा रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं, पर मैं अभी आपको बस इतना कहूंगा कि राजकुमार आरव अब आपके पास आ चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजकुमार आरव अपनी सारी याददाश्त भुला चुके हैं। उन्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर दोनों राजा रानी निराश हो गए और लाचारगी से अपने बेटे को देखने लगे। पर आपको एक खुशखबरी भी देनी है कि राजकुमार आरव ने अपनी शक्तियां जागृत कर ली है। ये सुनकर राजा कुंभदेव की आंखें चमकने लगी और उन्हें विश्वास होने लगा कि उनके राजपुरोहित जी ने जो भविष्यवाणी की थी वह सच हो गया। वह भी अब के करीब जाकर सर पर हाथ फेरते हुए उसे प्यार से देखने लगे। पर आरव खाली आंखों से उन दोनों को देखने लगा और रुद्र की तरफ देखकर कहने लगा, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं और यह क्या कह रहे हैं आप? मेरा नाम आरव है, ना कि राजकुमार आरव। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपने मुझे अचानक से विद्या निकेतन से यहाँ कैसे ले आए, ना तो आपको जानता तक नहीं। रिद्धि सिद्धि ने एक दूसरे को दिखा तो वही रुद्र मन ही मन हंसने लगा, पर उसने अपने मन की भावनाओं को छुपा लिया और गंभीर होकर कहने लगा, मुझे मालूम है अब तुम्हारे मन में अभी बहुत सारी सवाल हैं मुझे लेकर और इन सब के बारे में भी तुम्हें कुछ याद नहीं है, पर धीरे धीरे मैं सभी चीजों के बारे में तुम्हें बताऊंगा। अभी के लिए मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूं कि जो सालों पहले गुम हो चुका था और इस घटना के दौरान तुम्हारी याददाश्त भी चली गई और हम लोगों ने तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाए। ये सारी बातें रुद्रा राजा रानी को सुनने के लिए ही कह रहा था ताकि उनके बातों को वह सच समझ ले। एपिसोड 83। विद्या निकेतन में कई दिन हो गए महेश्वरी को अकेले जादू का अभ्यास करते हुए और विद्या निकेतन की सभी जासूस और अलग अलग चीजों के बारे में जासूसी करते हुए, पर अब तक उसे कुछ खास तरह की जानकारी नहीं मिली और जो मिला है वह भी काफी संदीप है, जिसके बारे में या तो उत्तराधिकारी रुद्र या महाप्राचार्य गुरु आचार्य जी से ही समाधान हो सकता है। उसने इस बारे में सिद्धदेव और कामदेव से भी बात कर चुकी थी, पर उनका भी यही कहना है कि इस विषय में वह लोग कुछ टिप्पणी नहीं दे सकते क्योंकि यह तो सीधा रुद्र और उससे साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। माहेश्वरी इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए ग्रंथालय में बैठी हुई थी, इसलिए कुछ दिनों से इस आरव की बहुत ज्यादा याद आने लगी। उसे पता था, फिर भी महेश्वरी को एक अजीब सा डर लगने लगा था कि कहीं उसकी सच्चाई बता देने से कारण से दूर तो नहीं चला जाएगा। विद्या निकेतन में अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं की तैयारी के साथ साथ विद्यार्थी बड़ी जोर जोर से अपने आप को काबिल जादूगर बनाने के ऊपर काफी ध्यान दे रही थी। उनके पास तो हर वक्त मौका सामने से चलकर आए ये संभव नहीं, इसलिए वह हर मौके को अपनी आखिरी मौका समझकर तैयारी करके अपने आप को साबित करते हैं। ये बात दूसरे विद्या निकेतन के विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, पर अभी अभी और कुछ सालों से यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं विद्यार्थियों के मन में अभी भी इस विद्या निकेतन को लेकर कुछ अलग ही तरह के भाव बनाए हैं, जिसे जाकर वह नहीं बदल पा रहे हैं। पर बड़े आचार्य ये बात बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि इस साल आने वाले विद्यार्थियों में कुछ अलग ही तरह का जूस और पहले ही तरह का सोने की क्षमता है, जब बाकी बैच यानी जादूगरों की छात्रों में बहुत कम देखा जाता है। पर यही चीज उन सभी छात्रों को एक अलग ही दर्ज दिलाता था उसे विद्या निकेतन में, और इस बार कुछ नियम भी बदले हैं और लागू हुए हैं, जिससे पुराने विद्या निकेतन में जादू सीखने और पढ़ने वाले विद्यार्थी कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, पर इस बारे में नए विद्यार्थियों को कुछ नहीं पता था। उन्हें तो लगता था कि हर वक्त उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। एक काबिल जादूगर बनने में उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये बात वह शुरू से ही सभी को बताते आए हैं।
माहेश्वरी किताबों के पन्ने पलटकर करी गैस के बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी कक्षा के कुछ लड़कियां वहां पर आ गई और उसके पास बैठकर खुशी खुशी मुस्कुराते हुए उससे बातें करने लगी। जिसमें से एक ने कहा, महेश्वरी तुमने काफी अच्छा उन पुराने विद्यार्थियों को सबक सिखाया, पता नहीं जादूगर बैंक वह लोग अपने आप को क्या समझते हैं, उन्हें तो हमारा साथ देना चाहिए और हमें सीखना चाहिए, वह तो हमसे ही दुश्मनी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और उन्हें पढ़ने वाले आचार्य भी कितनी भेदभाव किए देखी तुमने। हाँ हाँ, मैंने भी उसे समय देखा जब आचार्य इस प्रतियोगिता को लेकर किसी विशेष तरह की सूचना के बारे में बात कर रही थी। हाँ हाँ, वह सिर्फ अपने पुराने विद्यार्थी को ही यह इस बारे में सूचना देंगे, पर बाकी और नए विद्यार्थियों को इस तरह का कोई भी जानकारी नहीं मिला। आचार्य कामदेव से इस बारे में बात किया तो दूसरे आचार्य इस बात से साफ साफ मुकर गए। और नहीं तो क्या अच्छा हुआ कि माहेश्वरी ने उन्हें अच्छा सा जवाब दिया, नहीं तो वह लोग तो हमें किसी भी बारे में सूचना देने से देते ही नहीं। हाँ सही कहा, अगर हम सबसे ज्यादा शक्तिशाली इस विद्या निकेतन में कोई है तो वह है महेश्वरी। इसकी शक्तियां तो राजकुमारी, रिद्धि, सिद्धि और काव्य के बराबर ही है। इस बारे में बात करते ही बाकी लड़कियां अब राजकुमारी और उसे साम्राज्य के जने के बारे में बात करने लगी, जिसे सुनने में माहेश्वरी का जरा भी मन नहीं था। वह अपनी किताबें लेकर अपने छात्रावास की तरफ चली गई। वहीं सभी को पता था कि माहेश्वरी से बहुत काम ही बोलती है और ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने भाई या अपने दोस्त के साथ ही बिताती है। अरे इन दिनों वह दोनों ही इस विद्या निकेतन में ही नजर नहीं आ रहे थे। परस साम्राज्य में आर के दोनों साइड उसके माता पिता यानी राजा कुंडेश्वर, रानी राज देवी जी बैठी हुई थी और वह बड़े प्यार से यारों को देख रहे थे। आरव भी सवाल या नजरों से रुद्र की तरह देख रहा था, जिस पर रुद्र ने उसे समझाने का नाटक करते हुए राजा कुबदेव और रानी राज देवी के मन में यह बात डाल दी जिस बारे में उसने आरव से बात की थी, और उन्हें पूरी तरीके से यकीन हो गया कि यह बस इत्तेफाक था कि बुद्ध को राजकुमार आरव के बारे में पता चल गया, और यह भी कि रुद्र अपनी सारी याददाश्त भुला चुका था और उसे न ही साम्राज्य के बारे में कुछ पता है, न ही इस घटना के बारे में, और उसके साथ यह सारी घटनाएं घटी है। राजा कुंभदेव ने गंभीरता से इस बात को लेकर कुछ सोचते हुए कहने लगा, मुझे लगता है अभी हमें राजकुमार को कुछ वक्त देने चाहिए इन सभी चीजों को समझने के लिए। और राजकुमारी और रुद्र, मुझे मालूम है तुम्हें राजकुमार की बहुत चिंता है, इसलिए जब तक ये जश्न समाप्त नहीं हो जाता या मैं इस बारे में कुछ सोच नहीं लेता तब तक मैं आरो की जिम्मेदारी किन तीनों के हवाले करता हूँ। याद रहे इस बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिर राजकुमार आरव सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा, तुमसे बस यही कहूंगा कि तुम्हें अपने आप को वक्त देना होगा और अपनी सच्चाई को धीरे धीरे अपनाना होगा, पर अभी के लिए तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं कह सकते हो। तुम्हारी बहन है, तुम्हारा ख्याल रखेंगे हमने आपको वक्त। तो मेरी बेटे, तुमने वापस आकर साबित कर दिया कि तुम हमारे साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनने की काबिल हो। रानी राज देवी जी ने भी आरव को एक बार फिर जिस भर कर देखा, फिर राजा कुंभदेव के साथ वहां से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद उसे कक्ष में करण भी आ गया और उसे कब्ज के दरवाजे को बंद करके वहां आकर बैठ गया। अब सब की नजर आरव पर टिकी हुई है क्योंकि यह सारी नाटक उन सभी ने उसी के कहने पर किया था। वही हमें उस वैभव से पहले सुनहरा किताब का पता लगाना है। हाँ भाई, वो वैभव बहुत चालाक है। ऋषि कपिल दोनों ही महल के सबसे ऊंची इमारत पर बने एक सुंदर से बगीचे में बैठे हुए थे। यह उनका सबसे पसंदीदा स्थान होता था। आखिर महल में कई ऐसी जगह बनी हुई थी जो लोगों के मां को एक बार में शांत कर सके, ऐसे ही यह भी एक ऐसी स्थान है जहां पर सिर्फ राजा को मिलेगी, बच्चे या रानियां ही आ सकते हैं और यह स्थान उन्हीं के लिए ही बनाया गया है। वहां पर घंटे बैठकर किसी किताब या पूरे सुंदर दृश्य का लुत्फ उठाया जा सकता है। वहां से दूसरी ओर पहाड़ और झरने और प्राकृतिक का एक अलग ही तरह का सुंदर दृश्य नजर आता है, तो दूसरी तरफ भीड़भाड़ और चमक से भरी दूरों तक फैली पारस साम्राज्य के रिहर्षी इलाके। ये महल अपने आप में ही बहुत ही रहस्यमय और अपने आप में ही एक अजूबा है। आज तक इस महल का पूरी तरह से मानचित्र तक नहीं बन पाया। ये सब छोड़ो और चलो चल देखते हैं कि दोनों राजकुमार क्या कर रहे हैं। राजकुमार ऋषि और कपिल एक साथ बैठे किसी गहरी सोच में घूमते। उनके सामने महल का कुछ नक्शा बिखरे हुए थे, तो उनके कुछ दूरी पर कुछ वफादार सैनिक और उनके कुछ खास लोग जो हर वक्त उनके साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। ऋषि मानचित्र को गौर से देख रहा था, तो वही कपिल अपने खास लोगों से इस घटना के बारे में पूछताछ कर रहा था और साथ ही साथ अपने कुछ जासूसों को भी महल में तैनात करके उसे राह में कर के बारे में पता लगाने की हुक्म भी दे चुका है। वह दोनों भाई अपने अपने काम में काफी माहिर है और उन्हें एक दूसरे को खुद बताना ही नहीं पड़ता। ऋषि लगातार नक्शे को देखते हुए अपने शक्तियों का इस्तेमाल कर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी शक्तियां भी बहुत शक्तिशाली है। चल तत्वों के साथ साथ उसे एक खास तरह की रहस्यमय शक्ति मिली थी।
अपने जन्मजात शक्ति के रूप में, जिससे वह बहुत ही पुराना से पुराना स्थान और उसे चोरी, रहस्यमय और जादुई चीजों को बहुत आसानी से पहचान और पता कर सकता है, और इसमें उसकी धरती की ऊर्जा काफी मदद करती है। उसके साथ बाकी की उसके चक्र भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। उसका दूसरा तत्व वायु है, जिससे वह कभी भी हवा का रुख बदलने की शक्ति और कभी भी आंधी लाने की कोशिश कर भी सकता है। तो वही कपिल के पास जल और अग्नि दोनों तरह की खा सकते हैं। दोनों विपरीत तत्व की शक्ति होने के कारण काफी लगे शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं कर पाता, पर वह बाकी जादूगरों से कई गुना ज्यादा अच्छे से अपनी शक्ति और ऊर्जाओं को समझकर अपने दुश्मनों को हरा सकता है। और भी इस जादुई दुनिया में अलग अलग तत्वों और अलग अलग शक्तियां और जादू छुपी हुई है, जो सिर्फ बड़े जादूगर या सभी 5 तत्वों और चक्र को जागृत करने के बाद एक निश्चित स्टार में पहुंच चुके जादूगरों को उन जादू शक्तियों के बारे में पता चलता है। और यह शक्तियां कोई विशेष तरह की शक्तियां नहीं, एक स्वतंत्र रूप से मिलने वाली शक्तियां होती हैं। जो राजा हो या रांच रंग, सही मेहनत और सही दिशा में कोशिश करने पर यह शक्तियां उन्हें मिल जाती हैं। रुद्र के पास भी खास तरह की शक्तियां हैं, पर वह इन शक्तियों का इस्तेमाल या प्रचार बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि शक्तियों का सही इस्तेमाल सही वक्त पर किया जाए तो ये काफी लाभदायक होता है, नहीं तो ये बहुत ही बड़े सुनामी से काम नहीं। कपिल सभी चीजों के बारे में पता करने के बाद अपने सभी लोगों को कम पर लगा दिया और उसके बाद ऋषि के साथ आकर बैठ गया, जो सभी नक्शा को जमीन पर फेंककर गुस्से से गहरी गहरी सांस लेने लगा, क्योंकि उसे अभी भी एक भी सुरख नहीं मिला। कुछ सोचते हुए ऋषि ने कपिल की तरफ देखा। इसमें कपिल उसे देखने लगा, जिसे मैं कहा, हमें इस सुनहरी किताब के बारे में खुद से ही सारी चीज पता करनी चाहिए, न कि किसी के जरिए। हम खुद उसे जगह पर जाकर देखते हैं कि वहां से आखिरकार जो कहा सकता है और किस तरह से गायब हो सकते हैं। अगर हम वहां जाकर अपनी शक्तियों से उसका एक छोटा सा भी सुराग पता कर लेंगे तो हम उसे सुनहरी किताब पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम उसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। हो सकता है इस दौरान हमें उसे सुनहरी किताब के ढूंढते ढूंढते महल का वह रहस्यमयी जगह पता चल जाए, जो हमें अभी तक हम सबसे छुपा हुआ है। कपिल को उसकी बात सही लगी और वह कर हिलाते हुए महल के उसे हिस्से की तरफ चले गए, जहां पर वह सुनहरी किताब आखिरी बार देखा गया था। यहां पर आकर देखा तो राजकुमार वैभव, बहुत खास तरह के जादूगर और सैनिक चारों ओर वहां पर फैले हुए थे। एपिसोड 84, महल की दूसरी और राजकुमारी काव्य दूसरे राजकुमार राजकुमारी के साथ एक अलग से व्यवस्थित युद्ध अस्त्र की बड़े से कक्षा में एस्ट्रो का मेला लगा हुआ है। वहां विभिन्न प्रकार के अस्त्र थे और कुछ ऐसे जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। हालांकि वह राजशाही परिवार मुझे आते थे, पर जो चीज इस महल में मौजूद है उन चीजों के बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था या कुछ देखा था। पर यहाँ देश विदेश और पूरी दुनिया में मिलने वाली हर एक युद्ध और अलग अलग तरह की चीज बहुत शलीके से सजाए रखा गया है। उन सभी के बारे में एक जादूगर, जो उसे कक्षा का रखवाली और जिम्मेदारी दिया गया है, वह सभी को उन सभी चीजों को दिखाते हुए, उनका उपयोग और दिखाते हुए उनके बारे में बता रही थी कि वह किस साम्राज्य और देश से लाया गया है। पारस साम्राज्य किसने स्वागत को सभी लोग बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। काव्य और पारस साथ साथ चलते हुए सभी चीज बड़े गौर से देख रहे थे। उन्हें अब समझ आ रहा था कि सच में ये साम्राज्य बहुत ही ज्यादा काबिल और शक्तिशाली है। तभी एक राजकुमार काव्य की खूबसूरती को देखकर उसके करीब होकर साथ साथ चल रहा था, पर यह देखकर पारस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पर वह यहाँ किसी से किसी भी तरह से विवाद या उलझना नहीं चाहता, इसलिए वह अपने 2 चमचों की तरफ देखने लगे। इसका इशारा बातें, वह 2 चम्मच काव्य के साथ बातें में सवाल करते हुए उससे गिरकर चलने लगे और वह राजकुमार पीछे की तरफ हो गया। काव्य भी यह महसूस कर रही थी और उसे लगा कि उसे राजकुमार को झेलने से अच्छा अपने इन बेवकूफ को उसे, इसलिए वह भी ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। बाकी सब राजकुमार ने अभी राजकुमारियां भी एक दूसरे से घूमने मिलने की कोशिश करते हुए आपस में अपना परिचय बढ़ा रहे थे, ताकि वक्त पर आने पर वह उनसे अपना काम निकल सके। पर कुछ राजकुमारियां की आंखें तो पारस साम्राज्य के राजकुमारों को ढूंढ रही थी। तुम्हें कुछ राजकुमार की नजर पर साम्राज्य की राजकुमारी को एक बार उनका मित्रता पर साम्राज्य के राजकुमार या राजकुमारी से हो जाए तो काफी फायदेमंद सौदा होगा उनके लिए। तभी वहां पर जय और माया आ गई। उनके साथ 2 सेनापति जैसे दिखने वाले जादूगर चल रहे थे, जो पहले तो उनके साथ नहीं थे, पर अब महाराज के हम के कारण उन्हें अलग से सुरक्षा लेकर कहीं भी महल में आना जाना पड़ रहा था। जय माया तो हमेशा से दिखावे में विश्वास रखती थी, इसलिए वह बहुत खुश थी और यहाँ भी अपना प्रचार प्रसार करने के लिए वह मौजूद वहां पर आ गई। उन्हें देखकर कुछ राजकुमार मुस्कुराने की कोशिश करने लगे तो कुछ उनकी झूठी तारीफ करते हुए उनके करीब खड़े हो गए। वहीं उनके अंगरक्षक यानी सेन सुरक्षा सैनिक किसी को भी उनके ज्यादा करीब आने नहीं दे रहे थे। उनका ऑर्डर ही उन्हें डरा कर पीछे होने पर मजबूर कर रहा था। तभी जय और माया की नजर काव्य पर चली गई और वह उन्हें उसे देखकर कुछ सोचने लगी और कुछ याद करते हुए वह उनके पास आ गई और मुस्कुराते हुए राजकुमारी काव्य के पास खड़े होकर कहने लगी, तो तुम्हें कैसा लगा हमारा ये महल? उम्मीद है इतने सालों में तुम हमें भूली नहीं होगी, या भूल भी गई हो तो कोई बात नहीं। आखिर बचपन की बात को कौन कौन कोई याद थोड़ी रख सकता है। हम भी अपने कुछ यादें भूल चुके हैं, पर तुम्हें हम याद तो है ना।
हाँ हाँ बिल्कुल, आप दोनों राजकुमारियां, आपको भला कौन भूल सकता है, आप ही तो थी इस महल में सबसे छोटी और सबसे शैतान, जिसके वजह से बहुत सारे लोगों को हमेशा परेशानी होती थी। काव्य के बातों में टंच साफ था, जिसे दोनों राजकुमारी है समझ नहीं पाए। पर काव्य के पास खरीद लोग ये बात समझ गई, पर उन्हें 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 पर उनकी हिम्मत नहीं हुई हंसने की। क्या आप दूसरे कक्ष में जाकर महाराज द्वारा इकट्ठा की गई एंटीक चीजों को देखेंगे, जो हमारे पुरुषों मेरे पुरखों की चीज है, जो काफी समय से हमारे महल में रखी गई है। वह भी बहुत महान और सर्वशक्तिशाली जादूगर थी। यह सुनकर सभी राजकुमार राजकुमारियां थोड़े एक्साइटेड हो गए और कर हिलाते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी। बट काव्या ने कहा, मुझे लगता है अब हमें रुक जाना चाहिए, अब तो दोपहर के खाने का वक्त भी हो गया है। अभी हमें सब के साथ खाना खाकर महाराज द्वारा रखी गई एक समारोह में शामिल होना चाहिए। आखिर हम अपने साम्राज्य और देश की तरफ से यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे महाराज को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। काव्य के बातों में एक आदेश और अभिवादन दोनों ही नजर आ रहे थे। जिस किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके बात को काटने की, आखिर वह इस साम्राज्य की होने वाली रानी जो थी। भले ही यह अफवाह थी, पर इस सफर को कोई चुटकुला भी नहीं पाया अब तक, और महल में हो रही उसके साथ इस तरह का व्यवहार जो सबसे अलग था, ये बात को जीत लाने भी नहीं दे रही थी। वही जय और माया भी कर हिलाते हुए सहमत थे और वह काव्य को अपने साथ ले जाना चाहती थी। काव्य सच में बहुत ज्यादा सुंदर और काबिल थी, इसलिए वह दोनों राजकुमारी यह चाहती थी कि काव्य उनके भाई से मिले और उनमें से किसी एक के साथ आ जाए, ताकि उनके पक्ष में शक्तिशाली लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो। उनके बेवकूफी के कारण उनकी में उन्हें इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं दे सकती थी। इसलिए उन्होंने यही कहा कि जितना हो सके उतना शक्तिशाली जादूगरों को अपना दोस्त बनो, ताकि वक्त आने पर तुम उससे मदद ले सको और उनका फायदा भी उठा सको। जितना शक्तिशाली लोग हमारे तरफ होंगे उतना ही आसान होगा इस साम्राज्य का शक्तिशाली पद पर बैठना। इसी काम को पूरा करने के लिए जया और माया इस जश्न का फायदा उठाते हुए शक्तिशाली राजकुमार के साथ अपनी दोस्ती पक्की कर रही थी। पर उनकी नजर तो दो सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली लोगों पर थी, जिसमें से एक रुद्र था तो वही दूसरा दूसरे देश का उत्तराधिकारी, जिसकी ताकत पारस साम्राज्य से ज्यादा नहीं थी पर ज्यादा काम भी नहीं थी। वही दूसरी ओर सिद्धि, मैं क्या बताऊंगी कि आगे हमें करना क्या है, क्योंकि हम तो आरव भाई पर विश्वास करके हमने इतनी बड़ी सच्चाई उन सबसे छुपाई। आरव, क्या सच में तुमने उनसे सच्चाई छुपी है? अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होती या मेरे दुश्मन होती तो तुम ही लोग मुझे जान से करने के लिए एक मौका नहीं छूटे। ये तुम क्या कह रहे हो? आरव भाई, हम ऐसा क्या क्यों करेंगे? मुझे पता है कि आपको अभी किसी पर भरोसा नहीं है, पर आपको हमारे ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपकी जान को खतरा है, यहाँ हर कोई आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। हाँ, बड़ी आसानी से वह आपको मार भी सकते हैं, इसलिए आपको सभी की नजरों से बचकर रहना चाहिए था। पर आप तो कुछ रुद्र, मैंने सोचा था जब तक इसकी पूर्ण शक्ति जागृत नहीं हो जाती और यह सर्वश्रेष्ठ जादूगर नहीं बन जाता तब तक मैं इसे सच्चाई नहीं बताऊंगा, पर यहाँ लाना मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। क्या एक मिनट, मैं तो बस अपनी सच्चाई और अपना अस्तित्व ढूंढने के लिए यहाँ आया था, और सबसे बड़ी बात, मेरी पुरानी व्यक्तिगत जानकारी जो मुझे दूसरे लोगों से पता चली है वह सब आपको बताना चाहिए। और ये दोनों मेरी बहाने होने के बाद मुझे पहचान गई थी, फिर भी उन्होंने मुझे मेरी सच्चाई नहीं बताए, ऐसी अनजाने की तरह मिलती रही। अब बताओ कि मैं किसी पर यकीन करूं और किस पर नहीं। ऊपर से हर तीसरे दिन ऐसा महसूस होता है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए हैं, जबकि मेरे आसपास नहीं होना ही कोई होता है, नहीं किसी तरह की ऊर्जा को मैं महसूस करता हूं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि दादाजी तुम पर हर वक्त नजर रखे हुए होते हैं, और हमारे जासूस भी आपकी सुरक्षा के लिए हमने तैनात किए थे। उनकी बात सुनकर आरव का सर चक्कर आने लगा, जिससे वह काफी ज्यादा चलने लगा और उसे समझ आने लगा क्यों उसे बार बार ऐसा लगता था। तभी वह कुछ सोचते हुए कहने लगा, मुझे यहाँ कुछ दिन रहकर, मुझे यहाँ पर रहकर अपने दुश्मन, दोस्त और बहुत सारी चीजों के बारे में पता करना है, जिसके बारे में मैं नहीं जानता, नहीं कभी जान पाऊंगा। इसलिए मैंने सबके सामने आने का फैसला लिया है, और जब मैं सबके साथ रहूंगा तो ज्यादा दुश्मन या किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह इस तरह मुझ पर सामने से हमला कर दे। और जब तक इस महल में मैं हूं तब तक को कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तो मैं इस महल के राजा यानी सबसे शक्तिशाली इंसान के नजरों में रहूंगा, और उन्हें देखकर तुम्हें इतना समझ गया हूं कि वह अपने बेटे यानी मुझे कभी भी कुछ नुकसान पहुंचा नहीं दे सकते। यह बात तुमने सही की है, पर राजा कुंभदेव हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकते तुम्हें बचाने के लिए। आरव, तो क्या हुआ, उसके खास जादूगर तो रहेंगे ना, और तुम भी तो हो। महाराज ने क्या कहा था कि यह जश्न खत्म होने तक तुम्हें मेरा ख्याल रखना है, और दोनों राजकुमारी अभी उसमें हमारा साथ देगी, तो ये बहुत अच्छा मौका है हमें इस महल के उसे गुप्त स्थान के बारे में पता करने के लिए। एपिसोड 85। आपस में मिलकर कुछ बातें करने के बाद सभी आरव की प्लानिंग को सुनकर एक बार फिर से चौंक गए और चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे।
क्योंकि आर जिस तरह से सभी चीज बता रहा था उसे सारी चीजों को करने में उन सब को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ये बात वह लोग जान चुके थे, पर वह लोग जानते थे कि आप अपने लिए गए फैसले से पीछे नहीं हटेगा, इसलिए मजबूरी में उसे उन्हें उनके साथ देना पड़ रहा था। सभी चीज के बाद आरव एकदम से चुप हो गया और किसी गहरी सोच में गुम हो गया। कुछ देर हो ऐसे ही शांत बैठकर कुछ सोचते हुए विचार करने लगा। इस तरह से खोए हुए देखकर करण ने महेश्वरी के बारे में कारण से बातें करना शुरू कर दिया, जिससे कारण भी अपनी बहन के बारे में सोचने लगा। तभी सिद्धि ने अपने हाथ में जादू का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों में एक प्रकाशित गोल बनाकर उनके बीच रख दिया, जिसमें धीरे धीरे वह मंत्र पढ़ने लगे। अब वह प्रकाशित गोला में धीरे धीरे कुछ चलचित्र देखने लगा। फिर कुछ ही देर में काले धुएं में ढक गया और जैसे ही वह ढूंढ हटी तो वहां पर वह लोग देख सकते थे कि माहेश्वरी अभी अपने बालकनी में बैठी हाथों में किताब दिए बाहर की ओर देख रही है। ये देखकर करण और रुद्र भी पास में आकर उसे देखने लगी। महेश्वरी को भी इस तरह से उदास और ख्यालों में देखकर करण ने सर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है यह इस वक्त भी आपके बारे में ही सोचकर परेशान हो रही होगी। पता नहीं इससे अब जब आरो की सच्चाई पता चलेगी तब वह क्या सीरियस करेगी। जिससे वह सबसे ज्यादा चाहती है वह उसके सबसे बड़ी दुश्मन का मंगेतर है। ये जानकर तो उसका दिल भी टूट जाएगा। उसने इस आरव के लिए बहुत सारी चीज पीछे छोड़ दी है। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया है इस राजकुमार ने मेरी बहन के ऊपर। यह सुनकर रितेश सीधी मुस्कुराहट में लगी, पर कारण की आगे बात को सुनकर उनकी मुस्कान गायब हो गई और कहने लगी, मुझे मालूम है कि माहेश्वरी हमेशा आरव के साथ देती है और मुझे भी माहेश्वरी काफी समझी हुई लड़की लगती है। वह उलझी हुई और बहुत ही ज्यादा समझदार है, इसमें लगने जैसा क्या है। तभी तो रूट ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसे शॉपिंग है। हाँ, काम से कम यह उसे राजकुमारी की तरह तो नहीं है जिसे सिर्फ धोखा देना आता है और ताकत के पीछे भागना। मुझे पूरा यकीन है वह भी यहाँ इस महल में और जश्न में शामिल इसलिए ही हुई है ताकि वह अपने किए हुए काम का परिणाम देख सके और इस जबरदस्ती बने रिश्ते से आजाद हो सके। आखिर इतनी काबिल जादूगरनी कैसे एक आम लड़की से रिश्ता रख सकती है। उसे नहीं पता है कि आज नहीं तो कल इस साम्राज्य में बहुत कुछ होने वाला है जिससे वह उलझ कर रह जाएगी और उनके पास ना ही शक्ति होगा ना ही शक्तिशाली साथी। इसलिए पहले से ही इन सब से दूर जाना चाहती है। मैंने तो कहीं उसके घमंड की किस्से सुने हैं, पर विद्या निकेतन में वह इतनी शांति और चुप चुप से क्यों रहती है, ये बात समझ में नहीं आई। तुम मुझे बताओ कि यह माहेश्वरी और राजकुमारी काव्य की ऐसी क्या दुश्मनी है जिससे वह एक दूसरे के साथ रहकर भी दोस्ती का हाथ नहीं बनाते, हर वक्त एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। ये बहुत लंबी कहानी है और असली वजह तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि इस बार मेरी बहन गलत नहीं है और आरो की उसे दिन की कहानी बातों का मतलब मुझे आज समझ आ रहा है कि क्यों वह माहेश्वरी और काव्य के बीच जब भी जाता है तो हमेशा उलझ जाता है। अच्छा, ऐसा क्या कहा था आरव ने उसे दिन? मुझसे कहा था कि जब भी आरव काव्य के आसपास होता है तो उसे बहुत अजीब सी पहचानी होने लगती है, उसके दिल में बहुत जोरों से दर्द होता है, इससे जाकर भी वह सह नहीं पाता। तो वही माहेश्वरी ने उसकी जान बचाई है, उसे अपना कहा और उसे अपनाया, जिसके शुक्रगुजार होकर माहेश्वरी का आरव के ऊपर बहुत बड़ा परेशान है। हमेशा माहेश्वरी का एक अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहता है ताकि अगर उसे किसी भी चीज या किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो वह हर वक्त उसके साथ खड़ा रहे। पर यह बात जरूर है कि आप तक जिस तरह से जितना लगा मेरी बहन को आरव के प्रति है, आरोग्य से कोई भी बता सकता है, क्योंकि सिर्फ माहेश्वरी के साथ रहे पर उसके साथ दोस्ती के अलावा कोई और नहीं रिश्ता नहीं रख सकता। वह चारों मिलकर आपस में बातें कर रहे थे तो वहीं का आरव उन सबके बीच में होकर भी वहां नहीं था। अब बस किसी गहरी सोच में गम होते हुए उसे इंसान से बातें कर रहा था जिससे वह कुछ समय पहले ही मिला है। हर इस बारे में उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। आप कहता है, आखिर आप चाहते क्या है? अपने जिस तरह से मुझे कहा मैं उसी तरह से सभी चीज बखूबी कर रहा हूं, पर अगर इस सब में मेरे अपने यानी मेरे दोस्तों को कुछ भी हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपने मुझसे जुड़ी कुछ राज के बारे में बताने का वादा किया है, इसी तरह का वादा मुझसे रुद्र और उसके दादाजी ने भी किया है। जादूगर कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा है कि वह तुम्हारे बारे में धीरे धीरे करके सब कुछ बताया और मैं भी यही कहता हूं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ नहीं बताऊंगा, बस तुम्हें खुद ही अपने बारे में जानना है, तुम्हारी शक्ति को पहचानना है और तुम्हें सही पैसा लेकर शाहिद सीकर बना है। और भी बहुत सारी चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पर उसके लिए अभी वक्त नहीं आया है। सही वक्त का इंतजार करो और अपने आसपास के कुछ खास लोगों पर विश्वास रखना सीखो। आंखें चलकर ही नहीं, सभी चीजों में तुम्हें ताकत देगी। रुद्र के दादाजी गलत नहीं है, पर उन्होंने अपनी सच्चाई मुझसे छुपाई थी और वही आप भी कर रहे हैं। आप सब चाहते क्या है मेरे बारे में? मैं भले ही अपना याद था उसको चुका हूं, पर मैं अब वह बेवकूफ इंसान तो नहीं रहा जिससे सबके ऊपर विश्वास करना आता है। मैं विश्वास करने पर विश्वास नहीं रखता, मैं सब जन और उसे पर विश्वास न करने की हिम्मत भी रखता हूं, मुझे पता है।
तुम इस वक्त बहुत ही ज्यादा उलझन में उलझे हुए हो, पर एक बार जान लो यह वजह बहुत बड़ी है, पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर चलकर तुम्हें तक नहीं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मिलेगा। और रुद्र और उसके दादाजी का तो वह लोग दोनों तुम्हारी भलाई चाहते हैं, और मैं इस साम्राज्य की, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ रुककर तुम्हें वह सारी चीज दिखाना और सीखना चाहता हूँ जिसके लिए तुम बने हो, क्योंकि वक्त के साथ बहुत सारा कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। अभी के लिए तुम्हें मन में जो भी है वह करो, पर याद रखना तुम्हें अपनी कुछ शक्तियां छुपाकर रखनी होगी, और जब तक तुम्हारी पूर्ण शक्तियां जागृत नहीं होगी तब तक तुम्हें किसी को अपनी शक्तियों के बारे में नहीं बताना। बाकी किसी से मैं तुम्हें बताऊंगा, पर अभी के लिए बस इतना जान लो कि तुम्हें जितना हो सके उतना अपने शक्तियों को जागृत और उसे पर पूरी तरह से हासिल करना है। मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने आऊंगा। उनके कहकर वह आवाज आनी बंद हो गई, और आराम भी उनकी बातों को सुनकर सोचने लगा, ये जादूगर है कौन जो उसके मन में बिना किसी चेतावनी के आरव को डरा देता है, और उनकी बातें सुनकर वह अचानक से चौंक जाता है। उसे अनजान आवाज के साथ बात करने के बाद आप फैशन लेता है कि वह इस अनजान आवाज की बात तो कुछ हद तक मानेगा, पर इस बारे में अभी किसी को नहीं बताया। हो सकता है यह उसका दुश्मन भी हो सकता है या दोस्त भी। साथ ही साथ इस आवाज में एक अलग ही तरह का जादू और वही ऊर्जा उसे महसूस हुई, जो ऊर्जा रुद्र के दादाजी की आसपास रहने से उसे महसूस होती थी। अपने सोच से बाहर आकर उसने आसपास ध्यान दिया, तब उसके दोस्तों की आवाज आने लगी, जिसकी बातों को सुनकर आरव का ध्यान उसे तरफ चला गया और वह वहां से उठकर कहा, अगर तुम सब की बातें हो ही गई है तो चलो, हमें यहाँ से चलना है। आज रात भी हमें इस महल के इस कोपिया जगह को ढूंढना है, और कल सुबह सभी को ये पता चल जाएगा कि मैं इस महल में वापस आ गया हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं होगा भाई, ये बात अभी माँ और पिताजी के बीच ही है। सिद्धि, मुझे नहीं लगता कि पिताजी इतनी जल्दी कोई फैसला लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज एक साथ इस महल में हो रही है। को पता है वह सुनहरी किताब, इसके बारे में एक बार मुझे रुद्रा भाई ने पूछा था, वह सुनहरी किताब गायब है। ये सुनकर रुद्राक्ष हंसने लगा, तो वहीं आरव इधर उधर देखने लगा। वह अपनी बहनों से झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर अभी के लिए वह ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वही रिद्धि सिद्धि ने आगे कहा, हाँ एक और बात, इसके साथ ही साथ इस वक्त महल में अलग अलग उत्तराधिकारी के स्थान पर वह दोनों और वैभव भाई सब की नजरों में है, इसलिए वह रिद्धि, दोनों राजकुमार, ऋषि और कपिल हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली जादूकरों और मंत्रियों को अपने साथ लाने का। और यह सारी चीज अभी पिताजी को भी पता नहीं है, पर वह तीनों रानियां बहुत चालाक है। वह जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों का ध्यान उनकी तरफ आ जाए। और आप जानते नहीं हो सिद्धि, माँ को इन सब में बहुत सारी चीज झेलना और सहना पड़ता है। कोई काम इंसान है फिर भी महारानी का पद संभाल रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की आंखों में वह कांटों की तरह चुभती है, पर उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है क्योंकि जादूगर न होने पर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना पद संभाला है। और इस शासन में बहुत सारे जासूस। बस मुझे पूरी चीज नहीं जानी, अभी के लिए इतना काफी है, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक कहते हुए आरव ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने सर हिलाया कि तभी रिद्धि ने कुछ कहा। इसे सुनकर आरव उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ मुझे भी जानना है कि मैं इस महल में पहले कहाँ और किस तरह से रहता था, मुझे मेरे कक्ष पर जाना है। यह सुनकर रुद्र ने सिद्धि की तरफ देखा तो सिद्धि ने अपनी आंखें बंद कर दिए और अपने हाथ हवा में हिलाते हुए कुछ मंत्र बोलने लगी, जिसके बाद उसके हाथ से रोशनी निकालकर उन सबके चारों ओर घूमते हुए दिखा करके लंबी और चमचमाती जादू में बदल गई, और एक एक करके वह वहां से गायब हो गए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।